नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाए जाने की खबर आपको बताएंगे। आज मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका से भारत लाया गया। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर आया गया। एयरपोर्ट से ही एनआईए हेडक्वार्टर उसे लेकर जाया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका से भारत मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लेकर आया गया है। यहाँ से उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। भारत में दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे सीधे यहाँ से एनआईए की अपनी टीम एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगी, जहां पर उससे पूछताछ होगी। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को लखनऊ लाया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से, जहां पर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, मुंबई हमले का मुख्य आरोपी भारत लाया गया है अमेरिका से। विशेष विमान के जरिए मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली लेकर आया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा के उतरने के साथ ही उन्हें एनआईए हेडक्वार्टर भेज दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। आदित्य हमारे सहयोगी इसी खबर पर दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी है पूरी इस मामले में? जी, इस समय यह है कि अभी जो यूएस से स्पेशल फ्लाइट है वो तहव्वुर राणा को जो ला रही है वो भारत, वो ऑन द वे है और उसमें काफ़ी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। और जैसे ही वो लैंड होगा यहाँ दिल्ली में, और सबसे पहले उसको की जो कस्टडी है वो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीक करेगी और उसको फिर वहाँ से जो है एनआईए के हेडक्वार्टर लाया जाएगा। तो फिर उसका वहाँ पर मेडिकल होगा और आज हमने देखा कि जो एनआईए के डीजी है उनकी मीटिंग भी हुई थी सुबह में, कि डिस्कस करने के लिए कि किस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करे जाएं उसके इंटेरोगेशन के लिए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से कितना किस तरह से ये केस आगे बढ़ता है। जी, और कब तक उसको लाया जाएगा? कुछ समय है कि वो कब तक दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करेगा और उसके बाद एनआईए उसे कब यहाँ से लेकर जाएगी? जी, अभी लगभग 2-3 घंटे में अभी और बताया जा रहा है कि अभी वो लैंड कर जाएगा दिल्ली में। और उसके बाद जैसे ही वो लैंड करता है उसे एक आर्मर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल में लाया जाएगा और साथ में कड़ी सिक्योरिटी में के दौरान रहा जाएगा। जी बिल्कुल। आदित्य, जैसे कि मुंबई हमला जो हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी। एक बड़ी जीत इसे भारत सरकार की देखी जाए? जी बिल्कुल। भारत सरकार काफ़ी टाइम से, पिछले 5 साल से उसकी एक्स्ट्राडिशन की ट्राई कर रही थी और कितनी बार लीगली रिक्वेस्ट भी डाली अमेरिका के साथ कि भाई उनको आप एक्स्ट्राडेट करवाइए, क्योंकि वो एक की कॉन्स्पिरेटर हैं 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के। तो उससे एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए। और आज हमने देखा भी जैसे कि पाकिस्तान भी अपना उससे पल्ला झाड़ रहा था कि वो एक पाकिस्तानी नहीं है, और हालांकि ये कनाडा सिटीजन है, बिकॉज उसने पिछले कुछ सालों से अपनी पाकिस्तान की सिटीजनशिप को नहीं बढ़ाया है। तो ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आई। तो अब ये बहुत देखने वाली बात रहेगी कि आगे किस दिशा में केस आगे मूव करता है। जी बिल्कुल। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 10 बड़े अचीवमेंट की। योगी सरकार के 10 के दम को प्रदेश की जनता देख रही है और इस 10 के दम के अभियान का बड़ा असर दिख रहा है। अपराधियों की कमर टूटी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र काल बनकर गिरा है। सीएम के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ 10 अभियान चलाए गए। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिख रहा है। प्रदेश में अपराधियों में भारी कमी आई है। 1 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने 58,624 अपराधियों को दबोचा है।
ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, योगी सरकार के 10 के दम से अपराधियों की कमर टूटी और काल बनकर ऑपरेशन त्रिनेत्र टूटा है। 10 के दम अभियान का भी बड़ा असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ 10 अभियान चलाए गए और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा असर दिख रहा है। प्रदेश में अपराधों में भारी कमी आई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 58,624 अपराधियों को दबोचा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। निकिता हमारी सहयोगी पूरी खबर बता रही। निकिता, क्या जानकारी है इस पूरे 10 के दम अभियान से जुड़ी हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने पिछले 8 वर्षों में जो अपराधी हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी है और इस दौरान 1 लाख से अधिक अपराधियों को जेल और मुठभेड़ में 227 को यमलोक अभी तक भेजा गया है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार के ऑर्डर्स पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत देश भर में 10 का दम जो नामक विशेष ऑपरेशन है वो भी चलाए गए। इनमें से ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ईगल, मजनू, रक्षा, बचपन, खोज, ये सारी नशा मुक्ति, ये सभी और साथ ही साथ त्रिनेत्र भी शामिल है। और इन ऑपरेशन के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिलाओं, बेटियों, बच्चों, युवाओं और समाज के जो भी कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की है। वही बात करें ऑपरेशन त्रिनेत्र में तो अपराधियों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भी धकेला है। साथ ही साथ आपको बता दूं, डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंशा अनुसार मिशन शक्ति फेज के तहत यूपी पुलिस ने प्रदेश भर में 10 ऑपरेशन चलाए और अब आलम यह है कि आरोपियों को जो भी गलत काम है उससे करने से पहले डर लगता है, 10 बार सोचते हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि साहब हमें जेल से नहीं बेल से डर लगता है। शबाब, और जिस तरीके से प्रदेश सरकार अपने तमाम कामों के लिए वचनबद्ध है, फिर चाहे प्रदेश के विकास की बात हो या जीरो टॉलरेंस नीति, सरकार कोई भी चूक नहीं कर रही। हर कदम पर जनता के हित के फैसले लिए जा रहे हैं। निकिता, निश्चित तौर पर हाल ही में हमने देखा था जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चलता हुआ नजर आया है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सबकी सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास की नीति पर योगी सरकार चलती हुई और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर्स पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत अपराधियों के खिलाफ 10 अभियान भी चलाए गए। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से अभियान चलाए उस पर आरोपियों की कमर भी तोड़ी और अभियान के जरिए 1 लाख से अधिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जिसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र ने अपराधों का खुलासा किया और मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उससे प्रदेश में अपराधों में कहीं ना कहीं कमी भी आई और सैकड़ों जो अपराधी हैं वो सलाखों के आज पीछे हैं और कुछ तो यमलोक पहुंच चुके हैं। ठीक है निकिता, आप नजर बना रखिए खबर पर। आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। वाराणसी का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का 1 दिवसीय दौरा है। वो अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, जहां पर जनता को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। आज वाराणसी में उनके आने से पहले काशी में तमाम बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बैनर लगाया गया, एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को युग पुरुष लिखा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तो किया ही गया है बनारस में, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें युग पुरुष लिखा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की सहयोगी है दिल्ली में, केंद्र में, और जीपे यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह होर्डिंग बनारस में, वाराणसी में लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उस दौरे से पहले यह होर्डिंग चर्चाओं का केंद्र बना हुआ। आकाश हमारे सहयोगी इसी खबर पर वाराणसी से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, काशी में प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो कोई ना कोई स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। इस बार
लोक जनशक्ति पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो पोस्टर लगाई थी और मोदी जी को युग पुरुष बता रही है। कल प्रधानमंत्री का काशी दौरा है, उसको लेकर स्वागत कर रही हैं और उनको युग पुरुष बता रही हैं। वो सदन में पास होने के बाद पहली बार काशी में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसको लेकर यह पोस्टर लगाया गया है। और काशी में यह पोस्टर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर कोई का नजर इस पोस्टर पे पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का कल काशी दौरा है। समाप्त। किस तरीके से तैयारियां हैं आकाश वहां पर मोदी जी के दौरे को लेकर के, क्या कार्यक्रम है? देखिए बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट से वो सीधे सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो मेहंदीगंज जाएंगे, जहां पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का यह दावा है कि इस जनसभा में लगभग 50,000 से अधिक जो भीड़ है वो उपस्थित रहेगी। और इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44 परियोजनाओं में का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 19 परियोजना का लोकार्पण होना है और 25 परियोजना का शिलान्यास होना है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं तब काशी में और जो ये विकास का पिटारा है वो खोलते हैं। इस बार का जो विकास का पिटारा है, जो सौगात है उनका, खास तौर पे काशी के जाम को निजात दिलाने के लिए है। यानी कि जिन जिन सड़कों पे जाम होता था, जिन जिन चौराहों पे जाम होता था, कई ऐसे चौराहे हैं जिनका चौड़ीकरण की बात कही गई है, उन प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया जाएगा। उसके साथ ही कई ऐसे 2 फ्लाईओवर है जिसका निर्माण करने के लिए शिलान्यास किया जाएगा। तो इस बार जो प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे तो जाम के झाम को निजात दिलाने के लिए इस बार काशी में विकास का पिटारा खोलेंगे। समाप्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आकाश। आप नजर बना रखिए, आगे भी हम लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर फिरोजाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने एक मजदूर को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर है फिरोजाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर। छोटी मोटी ये नोटिस नहीं, बल्कि 4 करोड़ की ये नोटिस उस मजदूर को भेजी गई है। मजदूरी करने वाले इस परिवार को आईटी का नोटिस मिला तो परिवार में हड़कंप मच गया। 4 करोड़ की ये नोटिस है। इनकम टैक्स विभाग ने उस मजदूर करने वाले परिवार की 60 साल की साबरा को ये नोटिस भेजा है। फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र के जुला खाना का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद से इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है एक परिवार को मजदूरी करने वाले। सौरभ हमारे सहयोगी इसी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, किस बात का नोटिस भेजा है विभाग ने? बिल्कुल शवाब, देखिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है, बेहद गरीब परिवार है और एक झोपड़ी सा मकान है। बेहद गरीबी में निवास करने वाले, ये मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और जब इनके पास इतना बड़ा नोटिस आया है, ऐसे में इनके पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। और जब से नोटिस आया है, ऐसा बताया कि वो उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जल रहा है। और आप समझिए कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को अगर 4 करोड़ 80 लाख 88 लाख का नोटिस मिल जाए तो क्या हालत होगी। और अगर विधि विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना यह है कि या तो इनके कागजात, इनके अकाउंट का किसी छात्र द्वारा प्रयोग किया गया है, बड़ा ट्रांजैक्शन किया है जिसका कहीं ना कहीं आरटीआर रिटर्न नहीं जमा हुआ है। और क्या कारण है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं भयभीत भी हड़कंप मच गया है। अब वो जांच पड़ताल करने में जुड़े हैं, क्योंकि अशिक्षित पूरा परिवार है। तो ऐसे में आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनसे जानकारी कर रहे हैं किस तरीके का नोटिस है। और जो मौके पे आयकर विभाग की टीम नोटिस देने पहुंची, वो भी हैरान रह गई ये इस परिवार को देख के और इस परिवार के जीवन यापन की जो दैनिक व्यवस्थाएं उनको देख के कि इतना गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से भी नीचे आता है, आखिर उनको इतना बड़ा नोटिस 4 करोड़ 88 लाख का दिया गया है। तो वो लोग भी खुद हैरान थे। लेकिन क्योंकि अब नोटिस आया है, इसमें पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ऐसे परिवार के साथ किसी ने धोखाधड़ी की या क्या कारण रहा। प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है किसी ने धोखाधड़ी की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ भी एक जूस विक्रेता को ऐसा नोटिस मिला। अभी हाल ही में मथुरा में भी एक किसान को नोटिस इस तरीके का मिला जो गरीब परिवार है। तो निश्चित रूप से सवाब इसमें प्रशासन को संज्ञान लेके जांच पड़ताल करनी चाहिए कि एक ऐसा परिवार जो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उसको 4 करोड़ 88 लाख रुपए का नोटिस पहुंचा है। वो वृद्ध महिला, 60 वर्षीय महिला है, वो, उसके पति, सभी लोग परेशान है कि जो सावरा है उसने मीडिया से अपनी चिंता व्यक्त की है और मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है कि संबंधित अधिकारियों तक, सरकार तक उसकी बात पहुंचे
और जो ये 4 करोड़ 88 लाख का पूरा परिवार ये कह रहा है हमको कोई जानकारी नहीं, हम कभी 10,000 रुपए भी किसी से ब्याज पे नहीं लेते क्योंकि हम चुकाने लायक नहीं है। ऐसे में 4 करोड़ 88 लाख रुपए का इतना बड़ा मोटा जो अमाउंट का नोटिस भेजा है वो उससे कहीं ना कहीं पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। सब ठीक है सौरभ, आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां के वेनिस मॉल में ईडी की आज रेड पड़ गई। बड़ी खबर है ये आपके टीवी स्क्रीन पर। वेनिस मॉल में ईडी की रेड पड़ी तो हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में ये मॉल है। मनी लॉन्ड्रिंग और कैश एडजस्टमेंट को लेकर ये रेड यहां पर डाली गई ईडी की तरफ से। 2 बिजनेस ग्रुप में विवाद चल रहा है वेनिस मॉल में और उसी के अंतर्गत ये बात बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बीटर 2 थाना इलाके का पूरा मामला। अकरम हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। अकरम, क्या जानकारी है? देखिए सवाब, ग्रेटर नोएडा में सुबह 7 बजे से जो वेनिस मॉल है वहाँ पर ईडी की जो 4 गाड़ियाँ थी इनोवा, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं और एक गाड़ी और अलग से थी। 5 गाड़ियाँ हैं टोटल जो सुबह 7 बजे से छापेमारी वेनिस मॉल में कर रही हैं। अलग अलग फ्लोर पे ईडी की टीम पहुंची हुई है और सुबह 7 बजे से लगातार छापेमारी हो रही है जो अभी तक भी जारी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए का हेरफेर की सूचना है जिसकी एवज में छापेमारी की जा रही है। इसके अलग आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से मोंटू वसीम जो इस मॉल के मालिक हैं और जो डीएस ग्रुप है उसके बीच में आपस में शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा है और इसकी लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि पुलिस ने मोंटू वसीम को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसका रिमांड रिफ्यूज हुआ और हाईकोर्ट में, चूंकि हाईकोर्ट में मोंटू वसीम इस सब पूरे मामले को लेकर पहुंचा है जिसमें 5 मई की सुनवाई लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गोवा में अलग अलग मोंटू वसीम के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है वो जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जिस तरह से ट्रांजेक्शन का लेन देन हुआ है। हालांकि जो रजनी वसीम का ग्रुप है उनका कहना है कि ये सब जो पुलिस ने शिकायत की है या जो हाईकोर्ट में उनकी रिट लगी हुई है उस पर दबाव बनाने के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सुबह से ईडी की टीम लगी हुई है और वो हर फ्लोर पर मोंटू वसीम का जो दफ्तर है उस पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कुछ फाइलों को ईडी ने अपने कब्जे में दिया है। इसके साथ ही मोंटू वसीम के कुछ कर्मचारी जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। तो अभी जब तक ये छापेमारी है अभी तक औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें बताया गया कई फाइलें ईडी ने अपने कब्जे में लिया है और इसके अलावा मोंटू वसीम की भी तलाश की जा रही है और जो उसके कर्मचारी हैं जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं उन सबकी भी बारीकी से जानकारी की जा रही है। तो अभी जब ये रेड खत्म होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर क्या क्या ईडी को मिला है। फिलहाल जो लखनऊ की टीम है वो चार गाड़ियों में यहाँ सुबह 7 बजे पहुंच गई थी और सुबह सवेरे ही उसका कार्यालय खुलने से पहले ईडी के जो कर्मचारी थे वो छापामारी में जुट गए थे और अब क्योंकि लगभग 7 बजने पर जा रहे हैं और 12 घंटे का इस समय बीत चुका है जिसमें छापेमारी हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ईडी को इस पूरे दस्तावेज में कौन सी ऐसी फाइलें मिल पाती हैं जो सीधे मोंटू वसीम के खिलाफ बड़ा सबूत होंगी। हालांकि अब से पहले भी मोंटू वसीम पर कई आरोप लग चुके हैं क्योंकि कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या जिस मॉल में छापेमारी हो रही है उसमें भी लोगों से पैसे लेकर कई लोगों को दुकान दी गई थी। इस सब को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर काफी समय से मोंटू वसीम जिला प्रशासन और ईडी के रडार पर था। उसी क्रम में छापेमारी देखी जा रही है। सवाब ठीक है अकरम, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेजी के साथ जोरों पर हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 15 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और उस यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बस अपने अंतिम चरणों में हैं। अपना काम सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, किस तरीके से 4 धाम की तैयारी चल रही है? देखिए, जब तक 4 धाम यात्रा की अगर बात करी जाए क्योंकि 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर अगर बात करी जाए तो सरकार की क्या तैयारियां मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार लगातार जिस तरीके से जो है अगले जो पिछले साल जो बीता हुआ साल है इस वक्त भी जो है
बेहतरीन तैयारी की थी। सरकार की कोशिश है कि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा प्रत्येक भक्त यहाँ होती है, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, किसी भी चीज की कमी उनको ना रहे, चाहे स्वास्थ्य शिविर की हो या सफाई व्यवस्था हो। तो लगातार इसको लेकर जो है लगातार जो फीडबैक जो है मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है अधिकारियों के साथ बैठक की थी और 30 अप्रैल से जो है यानी गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। वहीं 2 मई की अगर बात करी जाए, बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे और 4 मई को जो है बद्रीनाथ भगवान के भी कपाट खुल जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन मंत्री है जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई है। जिस तरीके से जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य की अगर बात करी जाए तो जगह जगह जो है मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। जिस तरीके से जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो है एक निर्धारित जो सरकार ने तय किया गया है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा जो है मंदिरों में इकट्ठी हो जाती है, जिससे जो है काफी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्राउड की अगर बात करी जाए, अगर जिस तरीके से हम उदाहरण के लिए यूपी के जो अभी कुंभ हुआ था यूपी में इलाहाबाद में, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है एक बड़ी घटना का रूप ले लिया था। तो सरकार भी चाहती है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में भी ना हो, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और साथ ही जिस तरीके से क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन करीबन जो 60% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, वह 40% जो है ऑफलाइन हो चुका है। और जगह जगह जो है कैंप बनाए जाएंगे। चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, पूर्ण रूप से जानकारी जो है दी जाएगी। साथ ही जो है सबसे बड़ी अपडेट जो है आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात करूँ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग करता है किसी चारधाम यात्रा में, क्योंकि बारिश को लेकर कहीं पर अगर लैंड स्लाइडिंग होता है उसकी जानकारी जो है जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं पूर्ण तरीके से दे दी जाएगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वहीं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग जोन है, यानी 55 लैंड स्लाइडिंग जोन है यहाँ उत्तराखंड में, उन पर जो है जेसीबी मशीन जो है तैनात रहेगी। और जो मैन फोर्स की अगर बात करें, यानी जिस तरीके से जो है जो मजदूर है या फोर्स की बात करी जाए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करी जाए, तो वहाँ पर तैनात रहेगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है यात्रा को बनाना चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आगे देखिए देवेंद्र के साथ बोल यूपी बोल। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।